नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं बहुत जल्द आप सभी की फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट करूंगा। तो आज से आप सभी लोगों के लिए जो है मैं एकदम स्टार्टिंग से फिजिक्स की क्लास फर्स्ट चैप्टर से लेके पूरा का पूरा आपको अच्छी तरीके से स्टार्ट करने चल रहा हूँ। तो मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम जितने भी लोग हो सके आप सब लोग ज्वाइन होइए, क्योंकि आप सभी लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन होंगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा और आपको मैं उतना ही जिंदा दिली के साथ, उतने ही अच्छे ढंग से, उतनी एनर्जेटिक के साथ आपकी सारी क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए होता क्या है कि हम सभी लोग जो चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं, आपको मैं एक बात बता दूं, जब हम सभी लोग 11th की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसका रिलेशन 12th में मिलता है, पर जब मैं फिजिक्स पढ़ता हूं तो 11th की फिजिक्स और 12th के फिजिक्स में कोई रिलेशन नहीं होता। 12th की फिजिक्स एकदम अलग है, आपको यहाँ पर एकदम अलग ढंग से पढ़ना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी आप 12th की फिजिक्स को पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग का जो आपके पास टर्म है, जो फर्स्ट बुक होती है, उस फर्स्ट बुक में एक वर्ड लिया जाएगा, चार्ज के बारे में पढ़ना है। मैं आपको ये सारी चीज़ें आज बताऊँगा, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको इतना बता दूं, फर्स्ट बुक में आपको केवल चार्ज के पढ़ना है। उसमें पढ़ने का तरीका का मैं एक सिंप्लीफाइड ढंग आपको बता रहा हूं। स्टार्टिंग में जब चार्ज हमारा रेस्ट कंडीशन में रहता है तो वो क्या प्रॉपर्टी शो करता है, हमको ये पढ़ना होता है। फिर हम चार्ज ये देखते हैं कि अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो क्या प्रॉपर्टी होता है, वो देखना है। और थर्ड एंड लास्ट ये देखना है कि जब चार्ज हमारा एक्सेलरेटेड हो जाता है, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, तो क्या कैरेक्टर शो करता है, ये चीजें पढ़ना है। यानी अगर हम फर्स्ट बुक में देखेंगे तो केवल 3 टर्म को पढ़ना है। पहले में चार्ज को हम रेस्ट में रखेंगे, जहां से हमारी फिजिक्स की शुरुआत होगी, तब भी वो कुछ अपनी प्रॉपर्टी को, कैरेक्टर्स को शो करेगा। दूसरे में क्या करना है, चार्ज को हम मोशन कराएंगे पर एक कंटिन्यू वेलोसिटी के साथ, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, इस तरह से। तीसरे में क्या होगा, हम चार्ज को मोशन कराएंगे पर इस बार कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा, वो कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेटेड हो सकती है, डीएक्सेलरेटेड हो सकती है, किसी भी तरह का हो सकता है, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा। तब उस टाइम पे जो चार्ज कैरेक्टर शो करेगा उनको पढ़ना है। यही पूरी 3 बातें आपको फिजिक्स फर्स्ट में पढ़नी है, ठीक है। तो आपको मैं शुरू से ही बता दे रहा हूं, आज का जो ये टॉपिक है बड़ा ही बेसिक है। आप सभी लोग इन सारी चीज़ों को आप डेली लाइफ में देख रहे होंगे, क्योंकि मैं जिस चीज़ को बताने चल रहा हूँ ये सारी बात आप सभी लोग डेली लाइफ में आप सभी लोग देखते भी होंगे। याद रखें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एग्जाम्पल्स हम लेने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, एक एक करके आप सभी लोग देखेंगे, समझेंगे और सोचेंगे, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें हैं, तो आप सभी लोग एक काम करिए, हेडिंग डालिए भैया। पहला जो आपके पास है चैप्टर, जिसको आप सभी लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये आपके पास चैप्टर है। इसी के अंदर एक छोटा सा वर्ड आप सभी लोगों को यूज करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं आपको बता दूं, ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या करना है, बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं लेना है। आप बस इतना कहेंगे कि जब हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो अगर रेस्ट कंडीशन में होता है तो अपना वो कुछ कैरेक्टर या कुछ प्रॉपर्टी को शो करता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को हम सभी लोगों को पढ़ना है। यानी इस चैप्टर में भी ध्यान दीजिएगा कि जब चार्ज आपका रेस्ट में रहेगा तो क्या प्रॉपर्टी शो करेगा। कभी आप देखेंगे फोर्स लगाएगा, कभी फील्ड बनाएगा, कभी किसी को डिस्टर्ब करेगा, कभी किसी से डिस्टर्ब होगा, बहुत सारी चीजें रहेंगी। आप सभी लोगों को इन सब चीजों को पढ़ना है और हम सभी लोग इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूछता है तो आप बोल सकते हैं दैट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल, that is a branch of physics in which we study about electric charge, characters, property, application XYZ, but when electric charge are present in rest condition। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये मैं नहीं समझता कि इम्पॉर्टेंट है इस पे कोई लेक्चर बनाया जाए।
तो मैं अब आपको एकदम इनिशियल टर्म में बता रहा हूं, आप सभी लोग इसे अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। मैं आपको जो भी चीज बताने चल रहा हूं उसे आप समझिए। हम सभी लोग अगर देखें तो नेचर में ही हैं, तो नेचर से शुरुआत करने चल रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। जो हमारे पास नेचर है उसने क्या कर रखा है, एकदम यही स्टार्टिंग से ध्यान दीजिएगा। जो हमारे पास नेचर है, प्रकृति है, ये हमको दो चीज प्रोवाइड किया है, जिनमें से एक होता है जिसे हम सभी लोग नाम देते हैं मैटर। तो आप सभी लोग बोल सकते हैं नेचर प्रोवाइड्स अस टू थिंग्स, फर्स्ट इज मैटर एंड सेकंड इज रेडिएशन। और आप सभी लोगों को मैं अभी से बता दूं, रेडिएशन अभी नहीं पढ़ना है, ये आगे चल के पढ़ना है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं नेचर हैविंग टू चाइल्ड, फर्स्ट इज मैटर एंड सेकंड इज रेडिएशन। नेचर ने जब मैटर को दिया और रेडिएशन को दिया, तो मैटर या रेडिएशन को कुछ प्रॉपर्टी भी दिया। मैटर के पास भी कुछ प्रॉपर्टी आई जो नेचर ने दिया था। क्या? इनके पास मास होता है, इनके पास वॉल्यूम होता है, इनकी अपनी साइज होती है, इनकी अपनी डेंसिटी होती है। ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो नेचर ने इनको दिया। और रेडिएशन को भी कुछ प्रॉपर्टी दिया कि इनके पास भाई फ्रीक्वेंसी होता है, वेवलेंथ होता है। बात समझ रहे हैं ना? फ्रीक्वेंसी होगा, वेवलेंथ होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं जो रेडिएशन के पास भी दिया गया। जैसे देखो, जैसे एक पिता है या जब घर में बंटवारा होता है तो जो भी पार्ट रहता है वो सबको कहीं न कहीं आधा आधा जो हिस्से में आता है वो दिया जाता है, ठीक है। वैसे नेचर ने जब डिस्ट्रीब्यूट किया, क्लासिफाइड किया, तो उसने ये कहा कि आई हैव ओनली टू स्टूडेंट्स, आई हैव ओनली टू चाइल्ड, फर्स्ट इज मैटर एंड सेकेंड इज अ रेडिएशन। और ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं मैटर को भी कुछ कैरेक्टर्स दूं और रेडिएशन को भी कुछ कैरेक्टर्स दूं, जब ताकि दोनों लोग खुश हों, ठीक है। तो ये कमाल की बात थी। मैटर के बारे में आप सभी लोगों को पढ़ना है, रेडिएशन अभी नहीं पढ़ना है। मैटर के बारे में उन्होंने एक स्पेशल कैरेक्टर दिया था। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये एक छोटा सा पॉइंट है और इस पॉइंट पे मुझे होल करना है, इस पॉइंट पे मुझे होल करना है, तो आप सब लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे होल करने का तरीका क्या हो सकता है। यहाँ पे होल करने का तरीका ये हो सकता है कि आप कोई चीज़ लेंगे, आप उससे हिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें होल हो जाएगा। समझ आए? एक तो ये तरीका है। अगर आप कोई चीज़ लेंगे, हथौड़ी लेंगे या और कोई चीज़ लेंगे, तो वो एक टाइप का मैटर यूज कर रहे हैं, मतलब हम विद द हेल्प ऑफ मैटर वी कैन डू दिस। बात समझ में है? लेकिन एक दूसरा भी तरीका होता है। आप एक लेजर लाइट लीजिए, इसी सेंटर पर आप देखेंगे, हिट करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं क्या हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट दिखेगा। आजकल लेजर गन आ रही है, आपको पता होना चाहिए, लेजर गन आ रही है। तो आप जब लेजर लाइट से हिट करेंगे ना, तो उससे जो निकलेगी रेडिएशन हमको दिखाई नहीं देगी, लेकिन उस रेडिएशन का इफेक्ट हमको दिखाई देगा। क्या? यहाँ पे होल हो जाएगा। तो हमारे पास काम करने का तरीका क्या है? काम वही करना है, तरीके बहुत हो सकते हैं। हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि रेडिएशन अभी आपको नहीं पढ़ना है, आगे चल के जब पढ़ना होगा तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, रेडिएशन आपको पढ़ना भी पड़ेगा, तो आप जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ एक वेव ऑप्टिक्स है, वहाँ पे पढ़ाऊंगा, आप इसकी चिंता मत करिए। मैटर के बारे में आपको पढ़ना है, तो हम पूरी बात करेंगे किसकी? मैटर की। तो आइए हम उसको समझते हैं। देखिए, एकदम बेसिक है, एकदम छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनको अच्छे से समझिएगा। मेरे पास जहाँ तक हो सके आपको ट्रिक देने की संभव कोशिश करूँगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरे पास क्या है कि अगर हम मैटर की बात करें तो पूरा इस चैप्टर मैटर ही करना है। मैंने आपसे क्या बोला कि मैटर को इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी दिया है, मैटर को इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी दिया है, मास, वेलोसिटी, डेंसिटी, फलाना फलाना, ये सब दिया है। लेकिन मैटर को इन्होंने एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी दिया है। क्या क्या प्रॉपर्टी दिया है? जैसे ये हमारे नेचर में हमारी पृथ्वी भी आ जाएगी, ये अर्थ है, तो अर्थ के पास अपना एक क्या है? मास है।
ये एक ऑब्जेक्ट है, हम इसको छोड़ दें नीचे चला जाता है, तो आप कहते हैं अर्थ में एक पावर है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचने की। तो इसको आप दूसरे लैंग्वेज बोलिए कि अर्थ में एक पावर है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने की, और वो फोर्स क्या करता है, उसको अपने पास लेके आता है। तो मैटर को इन्होंने एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर दिया कि मैटर के पास फोर्स लगाने की पावर होगी। मैटर हैविंग एलिजिबिलिटी टू अप्लाइड एनी टाइप ऑफ फोर्स। ये नेचर ने जो तरीका दिया था, नेचर ने ये जो कैरेक्टर दिया, ये बड़ा कमाल का था कि मैटर जो है किसी ऑब्जेक्ट पर क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इतना इंपॉर्टेंट हुआ तो लोग क्या सोचे, भाई हम क्यों ना इस स्पेशल कैरेक्टर्स को समझना चालू करें। तो जब इस स्पेशल कैरेक्टर को समझना चालू किए तो उन्होंने फोर्स के बारे में स्टडी किया, तो उन्होंने ये पाया, तो आप इसको लिख लीजिए, मैटर हैविंग स्पेशल कैरेक्टर दैट इज अ अप्लाइड ऑफ फोर्स ऑफ अनदर बॉडी। बात समझ, टू अनदर बॉडी, किसी न किसी बॉडी पे लगाएगा, ये बात समझिएगा। अब इन्होंने जो है इसको आप लिख सकते हैं अच्छी तरीके से, जो मैंने भी लाइन बोला है, आप कॉपी पेन ले लीजिए, अच्छे से लिखिएगा। अब साइंटिस्ट देखिए फोर्स के बारे में स्टडी करना चालू किया, तो वो देखता है, अब वैसे भी अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स, तो आप सिंपल सी बात है 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े होंगे, फ्रिक्शन फोर्स पढ़े होंगे, या विस्कस फोर्स पढ़े होंगे, बहुत सारे फोर्स पढ़े होंगे आप। और अगर मैं एक एक छोटी छोटी बात बताऊं, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता था, मास के बीच में लगने वाला फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता था, मास के बीच में लगने वाला फोर्स। विस्कस फोर्स में क्या होता था, मास के बीच में लगने वाला फोर्स। तो आपने जो भी फोर्स पढ़ा है, लगभग मैं जानता हूं जहां तक, तो वो मास और मास के बीच में लगने वाला ही फोर्स है। मास और मास के बीच में लगने वाला ही फोर्स है। बात समझ में? तो हम जब फोर्स को स्टडी किए, बहुत अच्छे से स्टडी किए, तो मैं आपको डायरेक्ट वे में बता देता हूं कि देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ फोर्स आर पॉसिबल। देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ फोर्स ऑफ पॉसिबल, दैट इज इन विच फर्स्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स और एक है वेरी वीक फोर्स। अब इन सबको एक नाम और देना है। वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स को हम सभी लोग कहते हैं MACRO, स्कोपिक फोर्स। माइक्रोस्कोपिक फोर्स, इसको कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक फोर्स। अब समझिएगा, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। मैक्रोस्कोपिक फोर्स की अगर हम बात करें तो मैक्रो मतलब क्या होता है, मैक्रो मतलब होता है लार्ज, स्कोपिक मतलब दूर तक देखना, स्कोप लार्ज रेंज फोर्स के नाम से भी जाना जा सकता है। अब बात समझना, क्या बोल सकते हैं, लार्ज रेंज फोर्स बोल सकते हैं। माइक्रो को हम बोल सकते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। एक एक बात जो भी है उसे लिखते जाएंगे, शॉर्ट रेंज फोर्स। अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं उसे भी आप अच्छी तरीके से समझेंगे। अब मैं ये तो बता दिया कि फोर्स कितने टाइप के हैं, दो हैं। एक आपके पास क्या वेरी स्ट्रांग है और एक क्या है वेरी वीक है। अब मैं दोनों के एग्जाम्पल बता देता हूं, जिनमें से एक आपके पास होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके बारे में आप सभी लोग अच्छी तरीके से रूबरू होंगे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज अ वेरी स्ट्रांग फोर्स। दूसरा एक होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इज आल्सो वेरी स्ट्रांगेस्ट फोर्स, वो ग्रेविटेशनल से भी स्ट्रांग होता है। आगे चल के मैं इस चीज को प्रूव भी करूंगा। तो ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स विच आर इंक्लूडेड इन very strong type of force, as well as we can say microscopic force। इसमें क्या होता है, एक का नाम दिया जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक का नाम दिया जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर मैं आपसे पूछूं न्यूक्लियर फोर्स मतलब क्या है, न्यूक्लियस के अंदर कहीं ना कहीं कोई फोर्स होगा,
उसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। तो हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत छोटा होता है। और जब छोटा है तो इसका मतलब वो जो भी फोर्स होगा वो शॉर्ट रेंज वाला फोर्स होगा। बात समझ में? ये आपको पढ़ना है आगे चल के, ये आप पढ़ चुके हैं और ये अब आपको पढ़ना है, ठीक है। हम सभी लोग इनकी चर्चा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभी आप यहाँ पे ग्रेविटेशनल का इलेक्ट्रिकल के साथ रिलेशन या ग्रेविटेशनल का इलेक्ट्रिकल के साथ कंपेयर करके पढ़ना या इलेक्ट्रिकल को ग्रेविटेशनल के साथ कंपेयर करके पढ़ना, ये हमारी आदत सी बन जाएगी। क्यों? ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल दोनों क्या हैं, स्ट्रांग हैं। बात समझ में? तो वो सारी चीजें हमको पढ़नी है, आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो ये मुझे लगता है आप सभी लोगों को तरीका समझ में आया होगा। ये आप नोट डाउन कर लेंगे। Only we have to study about electrical force in this chapter। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये बात आप याद रखेंगे। तो आप एक काम करिए, अब आप सभी लोगों को मैं इलेक्ट्रिकल फोर्स को ही बताऊंगा इस पूरे चैप्टर में कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स होता क्या है, ये क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें नहीं होती हैं। तो अब आप एक काम करिए, आप सभी लोगों को मैं कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बताता हूं। तो अब इन सबको हटा दिया जाए। ये आप 10th में नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं उसे समझिएगा। अभी तक आपने किस टाइप के फोर्स को समझा था? ग्रेविटेशनल, कि दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल। और वो हमेशा अट्रैक्शन वाला होता है। हमेशा कैसा वाला होता है? अट्रैक्शन वाला होता है। यही चीज आप समझे है ना, कि पृथ्वी हमारी किसी भी चीज को अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। हम उसे किस नाम से जानते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। ये आप जानते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ नया एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें आपको लगेगा कि जस्ट उल्टा हो रहा है। जैसे आप एक काम करिए, टेबल रखिएगा, उस टेबल पर आप कुछ कागज के छोटे छोटे टुकड़े या बालू या कुछ भी ऐसा आप उसी पर रख दीजिएगा। थोड़ा सा आप ये कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिएगा। मैं कह रहा हूं आप कोई भी ले लीजिए। बहुत से लोग एग्जाम्पल देते हैं कॉम्ब लेने का, कंघा लेने का। मैं कह रहा हूं आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लीजिए। उस ऑब्जेक्ट को उस टेबल पे रखे हुए कागज के टुकड़ों के साथ कांटेक्ट में लाइए। जब आप कांटेक्ट में लाएंगे तो आप उसको उठाइए, तो हो सकता है उसमें कोई भी टुकड़ा अट्रैक्ट ना हो, या मान लीजिए अट्रैक्ट हुआ भी होगा तो जैसे आप उठाएंगे तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। वैसे आप देखेंगे तो अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया कि अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को किसी कपड़े पर या बाल में या कहीं पर भी हम रगड़ देते हैं, उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, रगड़ देते हैं, और 2-3 मिनट तक आप रगड़िए। उसके बाद आप कांटेक्ट में लाइए तो देखेंगे बहुत सारे कागज के पार्टिकल्स चिपक जाएंगे। बहुत सारे चिपक गए। ग्रेविटेशनल फोर्स इनको क्या करना चाहिए, नीचे खींचना चाहिए। कागज के टुकड़े क्या होना चाहिए, नीचे गिर जाने चाहिए। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, चिपका हुआ है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, पर इनके चिपकने वाला फोर्स कहां है, ऊपर। इसका मतलब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है, बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा एक नए टाइप का फोर्स भी है। और वो नए टाइप का फोर्स इतना स्ट्रांग है कि ग्रेविटेशनल का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए कागज क्या हुआ है, चिपका हुआ है। और उसी नए टाइप के फोर्स को हम सभी लोग नाम देंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये एग्जांपल आपको समझ में आया। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। आप सभी लोग नट बोल्ट जानते हैं। एक बोल्ट है, उसमें आप एक नट कस रहे हैं, कसते चले जा रहे हैं, कसते चले जा रहे हैं, कसते चले जा रहे हैं। तो वो क्या होगा, ऊपर ऐसे चला जाएगा। ऐसे पकड़िएगा बोल्ट को, नट उसमें आप कसना चालू करिए, कसते चले जाइएगा। दो चीजें हैं, नट है और बोल्ट है। तो ये देखिए क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। और वहीं छोड़ दीजिए, क्या ऊपर से नीचे आ जाता है, नहीं। ग्रेविटेशनल तो खींच रही है ना, लेकिन फिर भी नीचे नहीं आता, निकलता नहीं। क्यों?
क्योंकि नट और बोल्ट के बीच में एक ऐसा अपने आप ही जादुई फोर्स है जो ग्रेविटेशनल से बहुत क्या है, ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रांग है। और हम ऐसे फोर्स को हम सभी लोग किस नाम से जानते हैं भैया? इलेक्ट्रिकल फोर्स के नाम से जानते हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी का मैं बहुत सारा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आप कभी कभी कपड़े को जो है प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद आप ऐसे उठा लीजिए तो आप देखते हैं उसमें कुछ आवाज आती है। नहीं तो आप जैसे मार्केट में जा रहे हैं कपड़े पहनकर, तो आप थोड़ा बॉडी अगर इधर उधर करते हैं तो आप देखते हैं कुछ ना कुछ उसमें आवाज आता है। और कभी कभी तो वो आवाज आपका जो है हीट में बदल जाती है। आप समझ लीजिएगा मैं बता रहा हूं, वो उस आवाज में इतनी ज्यादा गर्मी होती है आपकी बॉडी का कोई पार्ट ऐसा लगता है कुछ जल गया है। वो कोई और नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी है। हमारे पास आरी बगल जितने भी हैं, इधर उधर जो भी फिनोमेना हो रहे हैं, आप समझिए इलेक्ट्रिसिटी से पूरा घिरे हुए हैं। बॉडी से लेके किसी भी चीज से लेके आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी 100% है, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव है और हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्वमेंट है। आप देखते होंगे बिजली, एक हीना मूवी में गाना था, आप सभी लोग सुने होंगे हो सकता है, बिजली चमक उठी आंखें दिखाने, ऐसा कुछ खाना था ना, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। वहां पर भी आप देखेंगे सीन में, तो वहां पर बादल में क्या होती है, बिजलियां आपस में, बादल से आपस में टकराते हैं तो लाइट बनती है, तो हम सब लोग उसे बिजली कहते हैं। अच्छा, उसके चपेट में अगर कोई आदमी आ जाए तो क्या होता है? झटका लगता है, शॉक्ड लगता है। अगर उसके चपेट में कोई आदमी आ जाए तो शॉक्ड लगता है, तो उसको तो हम बिजली कहते हैं। दैट इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप कुल मिला के बोलेंगे हमारे नेचर में बहुत सारे फिनोमेना ऐसे हो रहे हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी का आप रोल देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कमाल की बात होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपके सामने पढ़ा रहा है वो तो इलेक्ट्रिसिटी का इतना बड़ा फैन बन गया था कि जब मैं 9th क्लास में था तो 11,000 वोल्टेज को टच कर लिया था, और तब से मैं बता रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी से दूर भागता हूं। आप देखिए घर में कुछ काम करते रहोगे अगर ये बिजली का, तो आप तुरंत, अगर मान लीजिए कहीं से आपको झटका लग गया तो आपको आनंद तो मिलता ही होगा। कई अगर आप थोड़ा नींद में हैं तो 100% बता रहे 2-4 घंटा तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर जिन लोगों को लगता है कि मुझे नींद ही बहुत आती है, मैं पढ़ नहीं पाता हूं, मैं उनके लिए ये कोई तरीका नहीं बता रहा हूं, तो वो जाएं एक तार में या इसमें उंगली डाल दें और उसके बाद थोड़ा सा उनको करंट मार दें और उसके बाद वो एकदम एक्टिव हो जाए। मैं ये कोई तरीका नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बस इतना कह रहा हूं कि भैया आपके यहाँ चारों तरफ डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड हैं। हम एग्जाम्पल पर ही चर्चा क्यों करें, हम सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं कि हम इनको जब पढ़ेंगे तो आज केवल आपको मैं एक टर्म को समझाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है, मैं आपसे पूछूं ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से होता है, उस वजह का नाम है मास। न्यूटन साहब तो बोल दिए कि जिसके पास मास है वो अपना मास बढ़ाना चाहता है। बात समझना, जिसके पास मास है वो अपना मास बढ़ाना चाहता है, इसके लिए अगले मास को अपना बनाना चाहता है। ये कोशिश हर किसी की होती है, आप ही हैं। आप नहीं चाहते कि मेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हों, अगला भी तो वही चाहता होगा कि उसका भी फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हों। सब स्वार्थी हैं। तो आजकल ये मैटर वेटर भी क्या है, बहुत स्वार्थी हैं। ये भी चाहते हैं कि मेरा जो मास का तादाद है, एरिया है, वो बढ़ता चला जाए। हर मास चाहता है मास बढ़ाना, और मास बढ़ाने का केवल एक है तरीका, वो है दूसरे के मास को अपना बनाना। ये सोच होती है हर एक मास की, इस बात को आप याद रखिएगा। तभी एक दूसरे पे ये लगाते हैं फोर्स, और हम सभी लोग इसको नाम क्या देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मास के बारे में होता है। बिल्कुल वैसे ही जब कहा गया भाई यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, मास और मास में क्या होता, खींचता था वो, यहां तो देखो ऊपर जा रहा, खींच नहीं रहा, नीचे अट्रैक्ट हो रहा है, पर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्शन नहीं हो रहा है, जस्ट अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या देयर आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स, एंड
वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर ओनली इलेक्ट्रिकल फोर्स। इस चैप्टर में हमको यही सारी चीज़ें पढ़नी है। बहुत कमाल का चैप्टर है, आपको बहुत मजा आएगा, झटका मिलते रहेगा, समय समय पे मिलता रहेगा। नींद तो बिल्कुल नहीं आएगी, इस बात को भी याद रखेंगे, आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी, झटका मैं देता रहूँगा। और नहीं तो आपके पास ब्लैक बोर्ड वगैरह है, बस एक बार कांटेक्ट में आ जाइए, वो आपको अपना बना ले या फेंक दे, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपके बॉडी में भी बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटियां चल रही हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। वही इलेक्ट्रिसिटी अगर डिसबैलेंस हो जाती है तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब इतना ज़्यादा होता है कि अगले के इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को हम डिस्टर्ब करते हैं। मेरे पास भैया बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बिजली के, आप उनको समझ सकते हैं ना। तो आगे आप समझेंगे इस पूरे चैप्टर में। आज की क्लास में, आज की स्पेशल क्लास में आप ध्यान देंगे, केवल हम एक टर्म को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां पर मैं आपको बता दूं, चार्ज का मतलब आप सभी लोग आगे चल के हमेशा नाम लेंगे किससे? चार्ज इज नथिंग दैट इज द एनर्जी। एंड एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? दैट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो आप इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या समझेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बताना चाहता है, हम इनके कॉन्सेप्ट को आते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज या व्हाट प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऑफ बॉडी, मतलब कोई भी चीज रहेगा तो कैसे करना, मैं जिस तरीके से बता रहा हूं वैसे आप समझते जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग में क्या हुआ, एक आप बोल सकते हैं साइंटिस्ट का मैं नाम, फालतू की कहानी नहीं बताऊंगा, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया शुरू में, आपको याद हो, एक टेबल है, उस टेबल पे कागज के टुकड़े हैं, आपके पास एक कंघा है, आप उस कंघे को जो है वैसे ही टच कराएंगे तो कागज का टुकड़ा नहीं अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर आप उसको बालों में, कपड़ों में या कहीं पर भी थोड़ी देर आप रगड़ देंगे और तब आप उसके बाद वहां टच कराएंगे तो वो अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब क्या निकलता है कि रगड़ने के बाद इस ऑब्जेक्ट में एक ऐसी ताकत आ गई जिससे वो टुकड़ों को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। एक ऐसी ताकत आने का मतलब है कि एक ऐसी एनर्जी आ गई जिससे वो टुकड़ों को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। अब जरा सोचो, उस एनर्जी के बराबर भी हम क्या नाम दे सकते हैं, चार्ज। इसका मतलब आफ्टर फ्रिक्शन, आफ्टर रगड़िंग, आफ्टर रबिंग, इट हैविंग सम चार्ज। इसके पास कुछ ना कुछ क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो ये बॉडी कैसी कहलाएगी, चार्ज बॉडी कहलाएगी। इसके पास एनर्जी आ गई है और उस एनर्जी से वो छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। बात समझ में? तो ये आपका कंघे के साथ देखा गया, कॉम्ब के साथ, एकदम स्टार्टिंग की बात मैं बता रहा हूं, कॉम्ब के साथ देखा गया था। फिर आगे चल के ये कहा गया ऐसा है, ऐसा नहीं है कि कॉम्ब ही मटेरियल ऐसा है, नहीं, एक बाल्टिक सागर है, मैं आपको बता रहा हूं, वहां किनारे अंबर एक मटेरियल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अंबर। अंबर से गाना आप पूरा कर सकते हैं, आई है परियों की रानी। मैं आपको 100% किसी दिन लाइव सॉन्ग आपको सुनाऊंगा। मुझे गाना बहुत शौक है, गाने समझ लीजिए, वो भी आजकल के नए वाले गाने नहीं, जो गाने कम लड़ाई झगड़ा वाले ज़्यादा होते हैं। गनवा नहीं रहता, पता नहीं कहाँ हो गया, उसमें आपसे में सिंगर ही आपस में ऐसे ऐसे एक्टिविटी करते रहेंगे, वो आपसे में लड़ते रहेंगे। क्या बताएं, गा रहे हैं कि लड़ रहे हैं का, और उनको देख के जो आजकल के बच्चे पता नहीं क्या छम 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 करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है। तो मैंने आपसे क्या बोला, कॉम्ब में ही ऐसा कैरेक्टर्स नहीं होता है कि आप रगड़ेंगे तो उसमें एनर्जी आएगी, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा अंबर भी बिल्कुल ऐसा ही मटेरियल है। अगर आप इसको भी वूलन क्लॉथेस, कॉटन या कहीं पर भी कुछ भी करिए, रगड़ दीजिए तो आप देखेंगे छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। बात समझ में? तो हम सभी लोग रगड़ने के बाद जो उसमें ताकत हो रही है उसको हम सभी लोग क्या नाम देते हैं, जानते हैं? उसको हम सभी लोग कह सकते हैं एक टाइप की इसमें एनर्जी जनरेट हो रही है, उसकी वजह से वो अट्रैक्ट उसमें हो रहा है। तो हम सभी लोग इसे नाम दे दिए थे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम दे दिए थे, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। तो आगे चल के आपको सारी बातें मिलेंगी। तो ये बात अंबर में भी देखा गया कि अंबर जो मटेरियल होता है इसमें में भी ऐसा पाया जाता है। तो कहे अच्छा एक बात बताइए, फिर अंबर के बारे में और अच्छे से स्टडी किया गया तो अंबर का जो
वर्ड होता है ना, इसको हम सभी लोग बोलते हैं इलेक्ट्रम। आप बात समझना, अंबर जो होता है इसके लैटिन में जो वर्ड होता है उसे हम सभी लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रम। तो अंबर में एक कैरेक्टर देखा गया, एनर्जी को हम क्या नाम दे रहे थे, चार्ज। अंबर की वजह से क्या बना, इलेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रम और चार्ज दोनों को मिला दिया गया तो कहा गया इलेक्ट्रिक चार्ज। और ऐसा फिर बताने लगे लोग कि अगर आप किसी बॉडी को किसी पर रगड़ते हैं, किसी पर फ्रिक्शन करते हैं, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, अट्रैक्ट करता है। किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, अट्रैक्ट करता है। बात समझना। और हम सभी लोग उसे इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते थे। अब यहाँ पर एक छोटे सा मैटर हो गया। मैटर ये हो गया, मास और मास के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो क्या चार्ज और चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है? मतलब अगर हम जैसे इस बॉडी को यहां पर हिट कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो ये तो चार्ज हो रहा है। बात समझ में, बात दूर तक है, आपको इसी मुद्दे पे बात करनी है। मास और मास के बीच में अट्रैक्शन है, क्या चार्ज और चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा? ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अंबर से आपका इलेक्ट्रम है, इलेक्ट्रम से आपका इलेक्ट्रिक क्या है, चार्ज है। मैं आशा करता हूं ये चीज समझ में आया है। अब आपको मैं कुछ एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, आप उन एक्सपेरिमेंट को फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो 100% कमेंट्स करिएगा। और हाँ, एक बात आप याद रखें, कंटिन्यू क्लास करिए, मज़ा आएगा। और ज़िंदगी में केवल एक ही चीज़ आ जाए, केवल मज़ा, तो आप समझ लीजिएगा सब कुछ अच्छा लगता है। और यही नहीं रहेगा तो सब खत्म है। इस टाइम पे मज़ा तो हमारे साथ समय ले रहा है। समय तो ऐसा मज़ा ले रहा है कि बेटा बहुत उछल रहे थे ना, चलो आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज अगर किसी को मिल जाए तो या तो पागल बना देती है या फिर परेशान कर देगा। ठीक है, तो वैसे इस टाइम पे समय में भी देखो तो समय इतना ज़्यादा मिल चुका है कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको जो भी एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूँ आप सभी लोग वैसे ही करेंगे, थोड़ा अच्छी तरीके से करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक है रॉड है, आप घरों में देखते होंगे ऐसा होता होगा, एक रॉड है, उस रॉड में बहुत छोटे छोटे क्या हैं, ऐसे बने हुए। ये जो हम सर्कल मॉडल दिखा रहे हैं ना, ये सर्कल मॉडल इसीलिए दिखा रहे हैं कि उसको हम स्लाइड करा सकते हैं। उसको हम क्या करा सकते हैं, स्लाइड करा सकते हैं। ऐसे बहुत हो सकता है, ऐसे बहुत हो सकता है। अब मैं जो जो चीज कह रहा हूं उसे समझना। साइंटिस्ट के दिमाग में यह था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर क्या करते हैं, रगड़ देते हैं, तो उसमें चार्ज आता है और उस चार्ज की वजह से वो किसी बॉडी को क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, छोटे छोटे चीजों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये सारी कहानी को कैसे समझना है, तो उसने एक एग्जाम्पल कहा कि काम करिए, आप ले लीजिए ग्लास को। मैं एक ग्लास ले लेता हूं और एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं प्लास्टिक का। आप एक ग्लास लीजिएगा और एक प्लास्टिक ले लीजिएगा। किस पर रगड़ना है वो चीज ध्यान दीजिए, आप सिल्क पर रगड़ेंगे। किस पे रगड़ेंगे, सिल्क पर। तो ग्लास है, सिल्क है, प्लास्टिक है। आप जब लैब में जाएंगे बहुत छोटे छोटे ग्लास के रॉड्स रहेंगे, प्लास्टिक के रॉड्स रहेंगे। आप 2-3 रॉड आप ले लीजिए, यूज में आएगा, सभी लोग ले लीजिएगा। आप ग्लास का एक रॉड लीजिएगा, जैसा जैसा मैं कह रहा हूं, ग्लास का एक रॉड लीजिएगा। उस रॉड को सिल्क पर मान लीजिए आप 2 मिनट तक रब करेंगे। 2 मिनट तक क्या करेंगे, उस पर रबिंग करेंगे। टाइम फिक्स कर दीजिए टाइमर लगा के। रबिंग करने के बाद जो ग्लास आता है, आप उस ग्लास को इस हैंगर से एक धागे के हेल्प से आप उस ग्लास को क्या करेंगे, बांध देंगे। जैसे ये आपके पास है तो ये ग्लास नंबर पहला है। बात समझ में, थोड़ा समझिएगा इस बात को। फिर आप दूसरा ग्लास लीजिए, 2 मिनट तक उसको भी रब करिएगा और आप उस हैंगर से फिर से आप बांध दीजिए।
और जैसे बांधेंगे तो आप ये ग्लास लेंगे, थोड़ा आप समझना, हाथों से पकड़े रहेंगे इसको, तो आप देखेंगे इनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस रहेगी, इनके बीच में एक अपनी क्या रहेगी, फिक्स डिस्टेंस रहेगी। तो आप उसे देख के बता सकते हैं हाँ इतनी डिस्टेंस है। लेकिन जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या निकलता है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर देते हैं। इसका मतलब यहां पर जो है एक टाइप का रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, तो यहां एक आपको डिफरेंट फोर्स मिल रहा है। चार्ज ये भी है, चार्ज ये भी है, क्योंकि इसको भी रब किए हैं, इसको भी रब किए हैं, तो चार्ज दोनों है। अब दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। अब बात कहानी में ट्विस्ट आएगा, थोड़ा सा आप समझिएगा। हमने क्या लिया, मान लीजिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ले लिया प्लास्टिक, प्लास्टिक को रब किया 2 मिनट तक, और आप उसको ऐसे ही धागे के हेल्प से आप इसको लटका देंगे। ऐसे ही अगला वाला ले लीजिएगा, आप उसको लटका देंगे। स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस रहे उसे ऑब्जर्व करिएगा, और जब आप हाथों से इसको पकड़ना छोड़ देंगे तो डिस्टेंस क्या होगी, आप देखेंगे ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी। मतलब यहां पर भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो लोगों ने अनुमान किया यहां पर रिपल्सन इस केस में भी है, इस केस में है, तो क्यों हो रहा है? तो कहे ऐसा लगता है ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, सेम मटेरियल है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, सेम मटेरियल है, तो सेम मटेरियल हैविंग सेम कैरेक्टर एंड ड्यू टू सेम कैरेक्टर देयर आर रिपल्सन, ऐसा लैंग्वेज बोला गया। तो उन्होंने इसको ऐसा भी बोल दिया कि भाई सेम मटेरियल है तो सेम चार्ज बना होगा, और सेम चार्ज बना होगा तो सेम चार्ज के बीच में उन्होंने एक प्रिंसिपल बना दिया कि सेम चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, रिपल्सन फोर्स काम करेगा। तो ये आज तक एकदम रूल बन चुका है कि रिपल्सन फोर्स मीन्स होता है दैट इज अ फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस, सेम चार्जेस। बात समझ में? फिर क्या, एक काम करो, अब अलग अलग मटेरियल लेके देख लो। एक ले लिए ग्लास की रॉड, एक ले लिए प्लास्टिक की रॉड, और दोनों को सिल्क पर जो है 2-2 मिनट तक रब कर दिए। ध्यान देना, 2-2 मिनट तक रब कर दिए। और जब रब कर दिए तो इसी को मान लीजिए यही दोनों है, तो इसको हम हैंगर से क्या कर देते हैं, एक दूसरे के पास लाते हैं। जब आप पास लाएंगे तो आप देखेंगे ये भी पास आएगा। जब ये पास आएगा तो आप कुछ एकदम स्पेशल डिस्टेंस फिक्स कर दीजिएगा, इससे पास मत लाइएगा, फिर छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे ये दोनों आपस में बड़ी तेजी से एक दूसरे के पास आ जाएंगे। इसका मतलब यहां पर तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या ऑब्जर्व कर रहा है, एक टाइप का क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो लोगों के मन में ऐसा हुआ कि यहां डिफरेंट मटेरियल है तो अट्रैक्शन हो रहा है, सेम है तो रिपल्सन है। साइंटिस्ट शुरू में जो चीज नई नई पाता है ना, उसको नोट करता जाता है। उसने नोट किया सेम मटेरियल हैविंग रिपल्सिव फोर्स, अदरवाइज हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेम चार्जेस रिपल्सेस टू ईच अदर। फिर इन्होंने एक लाइन और नोट कर लिया कि डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। बात समझना मेरी बात को, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब बड़ी यहां कमाल की बात मिलने वाली है, ये चीज मिल गया, ये चीज मिल गया इस एक्सपेरिमेंट से, कहे ठीक है। फिर उन्होंने कहा यार आप चार्ज का नाम ढूंढ लिए, मतलब चार्ज के बारे में बता रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कोई चीज अगर नया आता है तो लोग उसका नामकरण करना चाहते हैं कि हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो अब थोड़ा सा मैं उस पर जोड़ देता हूं। इन्होंने क्या किया, किसी भी तरह से जो है जबरदस्ती, अब मैं जो बता रहा हूं उसको समझना। ग्लास की रॉड लिया, 2 मिनट तक रब किया, समझ आया। प्लास्टिक की रॉड लिया, उसको भी 2 मिनट तक रब किया। दोनों को अलग अलग अगर हम कागज के टुकड़ों के संपर्क में लाएंगे तो कागज के टुकड़े उसको क्या हो जाएंगे, उस पर अट्रैक्ट हो जाएंगे, समझ गए। अब हम ग्लास और प्लास्टिक दोनों को मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद तब कागज के टुकड़े के पास लेके जाते हैं तो देखते हैं कागज का टुकड़ा अट्रैक्ट नहीं करता। तो यहां तो बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक वाली बात हो गई, और साइंटिस्ट का तो समझ लीजिएगा इतनी इच्छा बढ़ गई कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने ये ऑब्जर्व करा
ग्लास पे जो कैरेक्टर आया था और प्लास्टिक पे जो कैरेक्टर आया था जस्ट एक दूसरे के अपोजिट थे, और इनको मिला दिया गया तो एक दूसरे के कैरेक्टर नष्ट कर दिए। और जब एक दूसरे का कैरेक्टर इन्होंने खत्म कर दिया तो इसका मतलब इनका जो चार्ज है वही कैरेक्टर था, अब वही खत्म हो गया, तो इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया था डिस्चार्ज। मैं आता हूं, 1 मिनट रुकिए। मैं देख रहा था कि आप सबका जो है वर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम सही है। तो आप सभी लोग ये बताइए, यहां पर अभी तो बड़ा मजा आया कि आपने एक नया कैरेक्टर खोजा था, चार्ज जो अट्रैक्ट करता था, कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता था। जब आप ग्लास और प्लास्टिक दोनों को मिला दिए, एक दूसरे मर्ज कर दिए, तो देख रहे हैं वो टुकड़ों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। क्या वे दोनों एक दूसरे के कैरेक्टर को कैंसिल कर दिए? तो कहां पर ऐसा होता है कि कोई दो चीज आपस में मिले? कहीं पर आप बताइए जहां दो चीज आपस में मिले और पूरा का पूरा रिजल्ट ही कैंसिल हो जाए, रिजल्ट ही 0 हो जाए। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा कहा जाता है, जैसे अगर हाइड्रोजन है वो आपका क्लोरीन से मिलता है तो 2HCl बनता है, क्या यहां पे रिजल्ट कैंसिल होता है? नहीं। आप वैसे भी देखिए, घरों में भी आपको किसी भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, मिला दीजिए, साइज में बड़ा हो जाएगा, मास में बड़ा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगा। लेकिन यहां पर ऐसा देखा जा रहा है कि जब हम ग्लास और प्लास्टिक को आपस में मिला देते हैं तो ये एक दूसरे का कैरेक्टर खत्म कर दे रहे हैं। ये जो कैरेक्टर इनके पास था वे एक दूसरे का कैंसिल कर दिए, रिजल्ट 0 दे दिए। तो ऐसा कहां पर होता है जहां पर रिजल्ट 0 दे दिया? किन्हीं भी दो चीजों को मिलाइए और रिजल्ट 0 हो जाए, तो ऐसा कहीं पर है? तो एक जगह ऐसा पॉसिबल था, वो है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि अगर कोई एक वैल्यू मान लीजिए +5 है और एक वैल्यू -5 है, अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो 100% रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स में है कि हम एक अगर वैल्यू +5 रहे और एक वैल्यू -5 रहे, जोड़ने पर क्या हो जाएगा? रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट का भी दिमाग ऐसा गया कि यहां पर ग्लास अलग मटेरियल था, प्लास्टिक अलग मटेरियल था, ग्लास पर चार्ज अलग था, प्लास्टिक पर चार्ज अलग था। जब हम जोड़ दिए एक दूसरे का रिजल्ट इन्होंने कैंसिल कर दिया। इसका मतलब है किसी एक पर पॉजिटिव जैसा नेचर था, किसी एक पर निगेटिव जैसा नेचर था, इसीलिए चार्ज के दो नाम रखे गए, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज रखा गया। और एक सबसे बड़ी स्टोरी मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट चाहता तो वो फलाने फलाने नाम पे कर सकता था, फ्रैंकलिन चार्ज या और थेल्स चार्ज, बहुत सारे, आइंस्टीन चार्ज, कुछ भी नाम दे सकता था। जैसे आजकल होता है कि कोई चीज डिस्कवर होती है तो साइंटिस्ट के नाम पे पड़ जाता है, लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ। वहां चार्ज के कैरेक्टर पर एक ऐसा हुआ और मैथमेटिक्स के शरण में गए कि मैथ में ऐसा पॉसिबल होता है, इसीलिए बोला गया देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज अ निगेटिव। समझ आया? तो अब जरा आजमाइएगा आप बात को। अब जो कंक्लूजन है क्या? ग्लास एंड ग्लास बोथ आर सेम मटेरियल, प्लास्टिक एंड प्लास्टिक also both are same material and having same charges। इनके पास सेम चार्ज होगा, जो चार्ज इनके पास होगा वही चार्ज इनके पास होगा, जो इनके पास होगा वही चार्ज इनके पास होगा। इसीलिए बोल सकते हैं सेम चार्जेस हैविंग रिपल्सिव फोर्स एंड डिफरेंट चार्जेस हैविंग अट्रैक्शन फोर्स। अब यहाँ लोगों को कैसे पता लगेगा कौन पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, कौन निगेटिव चार्ज हो रहा है? तो इसके लिए साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो उसने जो है ऐसे ऑब्जेक्ट जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा या ऐसे ऑब्जेक्ट जिन पे निगेटिव चार्ज होगा उसकी उन्होंने लिस्ट बनाया, और हम सभी लोग उस लिस्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लिस्ट बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बोलते हैं। अब उस सीरीज को भी आप सभी लोग याद रखेंगे। हाँ, उस सीरीज में जो है एक रूल बनाया गया कि जो ऊपर है वो पॉजिटिव है और जो नीचे है वो निगेटिव है। स्वाभाविक सी बात है, पॉजिटिव निगेटिव स्वाभाविक सी बात होती है, ठीक है। तो हम उस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या होती है। आप सभी लोग इसको याद भी रखेंगे,
बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज होता है। मैं इसका रूल ही बता दिया, जो ऊपर है वो पॉजिटिव है और जो नीचे है वो क्या है, निगेटिव है। अब आप देखिए सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ग्लास। मैं इनको याद करने का एक आपको तरीका भी दे रहा हूं। मैं पहले लिख देता हूं, ग्लास है, दूसरा है फ्लैनल, तीसरा है वूलन क्लॉथेस, सिल्का या सिल्क, सॉरी क्या का नाम दिया जाता है, सिल्क। फिर आप सभी लोग एक नाम और देंगे जिसे हम सभी लोग नाम दे सकते हैं मेटल, छठा आप नाम देंगे वैक्स, सातवां आप सभी लोग नाम देंगे प्लास्टिक, इसको हम नाम देंगे सल्फर। तो मैं एक एक करके नाम बोल रहा हूं, ग्लास, फ्लैनेल, वूल, सिल्क, मेटल, वैक्स, प्लास्टिक, सल्फर। ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, सीरीज है। इस सीरीज में आप देखेंगे तो जो चीज ऊपर है समझना वो पॉजिटिव चार्ज है, जो नीचे है उस पे आप समझिए क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। बात समझ में? तो अब आप खुद समझ सकते हैं, अगर आपसे कहूं ग्लास और फ्लैनेल में कौन पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, तो आप बोल सकते हैं ग्लास पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, फ्लैनेल क्या होगा, निगेटिव। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आप बोलेंगे ग्लास। कौन सा ऐसा जो हमेशा निगेटिव होगा, सल्फर। पर मैक्सिमम केस में आपको मैं बताऊं सल्फर को नहीं देखा जाता है और यह कहा जाता है प्लास्टिक निगेटिव ऑब्जेक्ट होता है और ग्लास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप अच्छे से सोचिए और समझिए, और इनको याद करने का भी एक तरीका है। क्या ये जी है, ये एफ है, आजकल इसका बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जीएफ वाले सर में वही पुरानी सोच में, वही समझिएगा पुरानी सोच। इनको आप समझेंगे, जी फॉर ग्लास, एफ फॉर फ्लैनेल, एफ डब्ल्यू क्या है, वूल है, सर देखो एस आई है, सिल्क है, मेटल है, डब्ल्यू क्या है, वैक्स है, मोम जिसे कहते हैं, पुरानी क्या है, प्लास्टिक है, यस क्या है, सल्फर है। तो जीएफ वाले सर में वही पुरानी सोच। तो आप सभी लोग ये तरीका अपनाइएगा जिससे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज याद हो जाएगी। जाते जाते मैं आपको एक लास्ट एक छोटी सी बात, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा के जाता हूं। या जैसे आपने किसी भी चीज को रब किया, इसको हम इस कहानी को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ग्लास को मान लीजिए फ्लैनेल पर रब किया, तो आप याद रखेंगे चार्ज ना केवल ग्लास पर आता है, फ्लैनेल पर भी आता है। इस कहानी को हम कैसे समझेंगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को क्लास कैसे लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा। कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप सभी लोग इसको भी बताइएगा, प्रॉब्लम 100% दूर होगी। आप सभी लोगों ने कमेंट्स किया था मुझे सर लॉग वाला सिस्टम बता दीजिए। देखिए आप सभी लोगों को मैंने नेक्स्ट क्लास में ही लॉग वाला सिस्टम बताया है, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप एक्टिव हो जाइए। मैं तो एक्टिव हूं ही, इस लॉकडाउन में करना ही क्या, आपके लिए एक्टिव हूं, आपके लिए सब कुछ है। तो आप सभी लोग एक काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन होइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी लोग क्लासेस को अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, जितना भी कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकते हैं, जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम आपके पास बने हैं, जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, सभी जगहों पे इसको कम्युनिकेट करिए, सभी जगहों पे इस चैनल को भेजिए। आप फ़ायदा उठाइए, औरों को भी फायदा लेने दीजिए, मन को तसल्ली होगी। धन्यवाद।